दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान दिन का $1 यानी 80 रुपए कमा रहा है तो वो पुअर माना जाता है। वहीं अगर वो दिन के $3 यानी 240 रुपए कमा लेता है तो फिर वह एवरेज मिडिल क्लास लोगों में आ जाता है। यानी अगर आप महीने के $90 कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब ये आपको शायद अजीब लगेगा बट ये सच है। इस दुनिया में करीब 3 बिलियन यानी 300 करोड़ लोग दिन का 240 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन अपना दिन उतने पैसे में गुजार रही है जितने में स्टारबक्स की एक कप कॉफी भी नहीं मिल सकती। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मिडिल क्लास है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट भी है। अब ये देखो कि एक मिडिल क्लास की पहचान क्या है। तो सबसे पहले इन लोगों के पास एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन होती है लाइक डिग्री और डिप्लोमा। फिर इनके स्टेबल इनकम सोर्सेज होते हैं, ये मोस्टली प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करते हैं। इसके अलावा ये कंफर्टेबल लाइफ तो अफोर्ड कर सकते हैं बट लग्जूरियस लाइफस्टाइल के बारे में नहीं सोच सकते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ग्रुप से बिलोंग करती है। इसमें कारपेंटर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डेकोरेटर्स, ड्राइवर्स ये सब आ जाते हैं। और फाइनेंशियली देखा जाए तो ये सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी के ऊपर कर्ज है, कोई गाड़ी की EMI चुका रहा है तो किसी के पास सेविंग्स नहीं है, कोई मेडिसिन के लिए पैसे जोड़ रहा है तो कोई लॉटरी में पैसे उड़ा रहा है। ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है और चलती रहेगी क्योंकि मेंटेलिटी ही पुअर है। बट कुछ लोग हैं जो अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर लेते हैं और अगर आप उन्हीं में से हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिडिल क्लास मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें अगर हम अवॉइड करें तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को पुअर से रिच मेंटेलिटी की तरफ ले जाती है। तो शुरू करें, चलो फिर। फर्स्ट पॉइंट है चीप वर्सेस फ्रूगल। जितने भी पुअर या मिडिल क्लास लोग होते हैं उनमें एक कॉमन बिहेवियर आप नोटिस करोगे और वो है अनकॉन्शियस स्पेंडिंग। ये हर जगह बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं। पुराने कपड़ों से बोर हो गए, नए ले आए। थोड़ा घूमने गए थे, बाहर डिनर कर लिया। मार्केट में नया फोन आया है, जरूरत है या नहीं बिना सोचे समझे खरीद लिया। और ये सब करने के बाद में ये अफसोस करते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाएंगे तो चीप नहीं लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं 1 महीना बाहर डिनर ना करके अपने पैसे सेव करूं और नई जैकेट खरीद लूं तो इसे फ्रूगल होना कहते हैं। यानी मैंने अपने पैसे कॉन्शियसली स्पेंड कर दिए और ऐसे स्पेंड करने से कभी गिल्ट भी नहीं होती। फ्रूगल मेंटेलिटी वाले लोग हर चीज पर ऐसे ही मनी स्पेंड करते हैं। वो पहले प्लान करते हैं और फिर स्पेंड करते हैं। बट हम इसे चीप मानते हैं क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि फ्रूगल होना क्या होता है और इसीलिए आज हम कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में EMI भरते रहते हैं। अब फ्रूगैलिटी सिर्फ अपनी चॉइसेस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि हमारे सोशल सर्कल पर भी डिपेंड करती है। आपकी चाहे कितनी भी सेविंग करने की इच्छा हो बट अगर आपके फ्रेंड्स फालतू खर्चा करते हैं तो आप भी जरूर करोगे। नेक्स्ट टाइम कभी मॉल जाओ तो रैंडम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को देखना। चांसेस यही है कि वो सिमिलरली ड्रेस्ड होंगे और इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि उनके इनकम लेवल डिफरेंट होंगे। अब मजेदार बात यह है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे फ्रेंड्स और आसपास के लोग हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसे समझने के लिए एक बुक है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। इस बुक को लिखने से पहले करीब 1000 मिलेनियर्स को स्टडी किया गया था और उनमें 50% लोगों में कुछ कॉमन चीजें मिली। उन सभी ने कभी $400 से ज्यादा का सूट, $150 से ज्यादा के शूज और $200 से ज्यादा की घड़ी नहीं पहनी थी। तो फ्रूगैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ पैसे बचाने हैं। इसका मतलब होता है खुद ये डिसाइड करना कि कौन सी चीज खरीदनी है और कौन सी नहीं। सेकंड है क्रेडिट कार्ड्स एंड डेट। पता है जब किसी झूठ को बार बार लंबे समय तक बोला जाता है तो क्या होता है? वो झूठ एज ए फैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। डेट के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले के टाइम में लोगों को पता होता था कि कर्ज लेना सही नहीं है। फिर एक टाइम आया जब लोगों को EMI पे चीजें लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती थी। अब एक ऐसा टाइम आ गया जहां लोग कपड़े और जूते क्रेडिट कार्ड पर खरीद रहे हैं और वो भी बिना किसी टेंशन के। जरा सोचो, हमने कर्ज को कितना नॉर्मलाइज कर दिया है। बट ये हो कैसे रहा है? ये बिल्कुल वेट गेन की तरह हो रहा है। कोई भी इंसान ओवरनाइट क्रेडिट कार्ड डेट में नहीं चला जाता। चीजें हमेशा धीरे धीरे ही खराब होती है और बाद में फिर वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब हम इस प्रॉब्लम में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम खुद को कभी डेट के बारे में एजुकेट ही नहीं करते और इसी वजह से क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमारा फायदा उठाती है। उन कंपनीज को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। फालतू की स्कीम्स, डिस्काउंट्स और बोनस पॉइंट्स, ये सब इसीलिए ताकि हम उनकी सर्विस को मना ही ना कर पाएं। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि जितना हो सके हमें क्रेडिट कार्ड से दूर रहना है। पर अगर आपके पास ऑलरेडी कार्ड है तो फिर ट्राई करो कि हर मंथ आप फुल पे ऑफ कर दो, नहीं तो हाई इंटरेस्ट रेट्स आपकी बैंड बजा देगा। थर्ड है लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। एक दिन ऑथर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे
तो रास्ते में फ्यूल के लिए वो एक गैस स्टेशन पर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साइड में लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। पहले उन्हें लगा कि शायद ये लाइन पेट्रोल के लिए लगी है, पर बाद में उन्हें पता चला कि ये लाइन लॉटरी टिकट्स के लिए लगी है। आप कभी इन लाइंस में लगे लोगों को देखना, ये ना तो रिच है और ना ही स्मार्ट। लॉटरी असल में एक टैक्स है गरीब लोगों पर और उन लोगों पर जिन्हें मैथ नहीं आता। अगर लॉटरी से वेल्थ बिल्ड होती तो सारे अमीर लोग उस लाइन में खड़े होते, पर नहीं। सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स हमेशा लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग खरीदते हैं और ये पुअर मेंटेलिटी का बहुत बड़ा साइन है। ऑथर कहते हैं बीइंग ब्रोक इज ओके बट बीइंग पुअर इज नॉट ओके बिकॉज पुअर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और ये पुअर मेंटेलिटी वाले लोग ही लॉटरी और गैम्बलिंग से अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम सबको हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बनना है, बट बिना एफर्ट के, और ये हो नहीं सकता। हम एक ऐसे टाइम में है जहां इंस्टेंट कॉफी, माइक्रोवेव डिनर, सोशल मीडिया, ये सब चीजें अर्जेंसी क्रिएट कर रही है। हर किसी को शॉर्टकट से अमीर बनना है, बट ऑथर कहते हैं अमीरों के कोई शॉर्टकट नहीं होते, सिर्फ प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स इजिली अवेलेबल हैं। असल में अमीर होना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिफिकल्ट है, और हम डेली बोरिंग काम करना नहीं चाहते, इसीलिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। फोर्थ है वर्क टू लर्न। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि सिंगापुर में उनका एक लेडी इंटरव्यू ले रही थी और उसने रॉबर्ट से कहा कि मैं भी एक राइटर हूँ, पर मेरी नॉवेल्स कोई खरीदता नहीं है, ऐसा क्यों? रॉबर्ट ने उसकी राइटिंग्स पढ़ी और कहा तुम्हारी नॉवेल अच्छी है, पर तुम्हें सेल्स सीखने की जरूरत है, तो जाके सेल्स सीखो। अब इस बात पर वो महिला भड़क गई। उसने कहा मैंने सेल्स वगैरह के लिए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री थोड़े ना ली है, भला मैं सेल्स जैसी चीज क्यों सीखूंगी? ऑथर ने कहा यही तो प्रॉब्लम है, हम अपनी इनकम तो बढ़ाना चाहते हैं पर सीखना नहीं चाहते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ इंटरव्यू लेने की जगह पहले एडवर्टाइजिंग या सेल्स का कोर्स ज्वाइन करता या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब ढूंढता। अगर पैसे कम भी मिलते तब भी यह सीखता कि एक सक्सेसफुल राइटिंग में कौन से वर्ड्स लिखने होते हैं, कैसे कम शब्दों में कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अलावा मैं पब्लिक रिलेशंस के बारे में भी सीखता और जो टाइम बच जाता उसमें नॉवल लिखता, और ऐसा करते ही मेरी नॉवेल्स बिकने लग जाती। रॉबर्ट फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है जब मैं अपनी पहली बुक पब्लिशर के पास लेके गया और उससे कहा कि बुक का टाइटल है इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, तो उसने सजेस्ट किया कि टाइटल को चेंज करो और लिखो द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो मैंने उससे कहा कि इस टाइटल के साथ सिर्फ 2 ही बुक्स सेल होगी, पहली मेरी फैमिली को और दूसरी मेरे दोस्त को, और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं फ्री में ना मांग ले। वो कहते हैं एक ऑथर को राइटिंग और सेलिंग दोनों स्किल्स आनी चाहिए और ये चीज हर प्रोफेशन में अप्लाई होती है, पर हम सीखना नहीं चाहते। हम बस एक जॉब के पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसे कभी छोड़ते ही नहीं है। पता है वर्कर्स उतना ही हार्डवर्क करते हैं जितने में उन्हें काम से निकाला ना जाए, और ओनर्स उतना ही पे करते हैं जितने में वर्कर्स काम पर टिके रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में सिक्योर जॉब के बदले लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। इसीलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं स्पेशली यंग लोगों को कि शुरू में पैसे के पीछे मत जाओ, जितना हो सके स्किल्स एक्वायर करने पर फोकस करो। यही वो चीज है जो तुम्हें रैट रेस में जाने से बचा सकती है। फिफ्थ है रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं बट रिच लोग पैसा बनाते हैं। वो कहते हैं मनी कोई रियल एंटिटी नहीं है। अगर आप मनी को रियल समझने लग गए तो आपके लिए उसे कमाना और मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मानो कोई मजदूर है जिसने सारा दिन काम किया और बदले में उसे कुछ रुपए मिले। अब उसे तो यही लगेगा ना कि पैसा एक लिमिटेड चीज है जो काम करने से एक लिमिट तक ही मिलता है, बट ऐसा नहीं है। आज की इंफॉर्मेशन एज में पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ाया जा सकता है। आपके बैंक अकाउंट्स में इतना पैसा शो किया जा सकता है जितना अगर कैश में कन्वर्ट करवाए तो बैंक भी मना कर देगा। मनी आज के टाइम में वर्चुअल है, रियल नहीं। एक इंसान कुछ स्टॉक्स ट्रेड करता है और कुछ ही देर में उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाते हैं। जरा सोचो, कोई मनी एक्सचेंज हुई ही नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट के बेस पर पैसे ट्रांसफर हो गए। एक इंसान लैपटॉप लेके बैठा है, उसने कोई पैसे नहीं लगाए, सिर्फ टाइम लगाया और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये पहले के टाइम में पॉसिबल नहीं था। पहले ऐसे होता था जब तक तुम्हारी जेब से पैसा निकलेगा नहीं तब तक वो मेरी जेब में आएगा नहीं, बट अब ये पॉसिबल है। ये एक ऐसा एरा है जहां ह्यूमन सिर्फ अपने माइंड को यूज करके पैसा कमा सकते हैं बिना अपनी बॉडी को मूव किए। इसीलिए आप देखोगे कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं क्योंकि सारी करेंसी वर्चुअल है, रियल कुछ भी नहीं। तो टेक्नोलॉजी के आने से एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब पैसे कमाए नहीं बनाए जा सकते हैं। सिक्स्थ है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। रिच डैड के अकॉर्डिंग पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करना और फिर सैलरी आते ही उसे खर्च कर देना, ये कोई हाई इंटेलिजेंस का साइन नहीं है। याद रखना, एक रिच पर्सन हार्डवर्क से ज्यादा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करता है।
पर हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण पूरी लाइफ हम रिस्क में निकाल देते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अगर किसी की इनकम और एक्सपेंसेस बराबर हैं तो वो फाइनेंशियल रेड लाइन पर खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ स्ट्रेस और एंजाइटी में निकाल देते हैं, और फिर जब इकोनॉमी चेंज होती है तो ये लोग चेंज नहीं हो पाते। अब ये रिस्की है, बट इनके लिए ये नॉर्मल है। इन्हें लगता है बिजनेस और इन्वेस्टिंग ज्यादा रिस्की है, पर ऑथर का कहना है सबसे ज्यादा रिस्की है फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होना। यानी एसेट खरीदना रिस्की नहीं है, पर एक लायबिलिटी को एसेट समझ के खरीद लेना रिस्की है, और मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा ही हो रहा है। हम बिना कैलकुलेट किए अपने रहने के लिए घर खरीद लेते हैं, फिर 20 साल तक उसकी ईएमआई पे करते हैं, और हमें लगता है हमने तो एक एसेट खरीद लिया। घर के अलावा ऑलमोस्ट सारी चीजें जो एक मिडिल क्लास इंसान बाय करता है वो सब लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि एसेट के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसके पास खुद को एजुकेट करने का टाइम ही नहीं है। जो बैंक्स, रिलेटिव्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज एड्स में उन्हें बता देते हैं, बस वही एडवाइस को ये मान लेते हैं। तो ऑथर कहते हैं इसे समझो, जो चीजें आपको सेफ और सिक्योर लग रही हैं वो ही असल में ज्यादा रिस्की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।